डियर स्टूडेंट, आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में अपना प्रथम प्रश्न पत्र जो है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसके अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ब्रिटेन के संविधान में आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का क्या स्वरूप है, क्या उसका संरचना है, क्या उसकी शक्तियां हैं और वो अपना काम किस प्रक्रिया के अनुसार करती है। ब्रिटेन में हमें मालूम है कि संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया और संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने वाला ब्रिटेन दुनिया का प्रथम देश माना जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में जो परंपराएं, जो प्रक्रिया ब्रिटेन में विकसित हुई, बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने भी लगभग उसी प्रक्रिया को अपने यहाँ अपनाया। तो ब्रिटेन में संसद नामक संस्था जो है वो सबसे पहली बार ब्रिटेन में दुनिया में सबसे पहली बार बनी और इसी कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को दुनिया की सभी संसदों की जननी कहा जाता है। द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस संसदात्मक शासन प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश संसद जिस भवन में स्थित है उस भवन का नाम है वेस्टमिनिस्टर। तो वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम है और उसी बिल्डिंग के नाम से वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल ये ब्रिटेन की ही देन है दुनिया को। तो किस प्रकार ये विकसित हुई है, क्या इसमें प्रक्रिया है, क्या इसकी संरचना है, यह हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है और इसी के आधार पर हम दुनिया के दूसरे देशों की संसदात्मक शासन प्रणाली को अच्छी भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं। तो ब्रिटेन में संसद नामक संस्था जो है, जो कि ब्रिटेन की व्यवस्थापिका है, और आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका का सबसे प्राइमरी काम जो होता है, प्राइमरी फंक्शन जो होता है, वो है कानूनों का निर्माण करना, मेकिंग लॉज, और दूसरा काम है संविधान का संशोधन करना, कानूनों में संशोधन करना। तो ये सबसे प्राइमरी काम संसद के माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य दूसरे कार्य भी हैं, तो वो कौन कौन से कार्य हैं इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका के रूप में जिस संस्था को जाना जाता है उसका हम अंग्रेजी में कहें पार्लियामेंट और हिंदी में अगर हम कहें तो उसे संसद कहते हैं। ब्रिटेन की संसद का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर के होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन की संसद में कौन कौन शामिल है। तो ब्रिटेन की संसद में 3 चीजें मिलकर के संसद का निर्माण करती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो साहब सम्राट, दूसरा है ब्रिटेन की संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं। उच्च सदन के तौर पर या द्वितीय सदन के तौर पर ब्रिटिश संसद में हमें दिखाई देती है लॉर्ड सभा, और निम्न सदन के तौर पर ब्रिटिश संसद में हमें दिखाई देता है लोक सदन, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स भी कह रहे हैं। तो ये 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके अलावा सम्राट, ये तीनों तत्व मिलकर के ब्रिटेन में संसद का निर्माण करते हैं। हमने सम्राट को संसद में क्यों शामिल किया? क्योंकि संसदात्मक प्रणाली में हम देखें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कानून निर्माण की प्रक्रिया में एक भूमिका किसकी भी होती है? सम्राट की। कोई विधेयक जब दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो किसकी अनुमति मिलने के पश्चात कानून बन पाता है? सम्राट की अनुमति मिलने के पश्चात कानून बन पाता है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्राट का भी भूमिका होने के कारण इसे संसद का अंग माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें ब्रिटिश संसद में ये 3 अंग मिलकर के काम करते हैं। अब हम देखें संसद की संरचना क्या है, क्या उसकी प्रक्रिया है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो संसद को हम देखें तो ब्रिटेन में संसद विकास का परिणाम है। ब्रिटेन में संसद जो है वो किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है, अर्थात समय के साथ। और संसद हम देखें कि 1000 वर्षों में जो परंपराएं विकसित हुई, उन परंपराओं के आधार पर वर्तमान संसद हमें ब्रिटेन में दिखाई देती है। तो ब्रिटेन में 2 सदन, देखिए सबसे पहले 1295 में एक मॉडल पार्लियामेंट बुलाई गई। उस मॉडल एडवर्ड प्रथम जो राजा था, उस एडवर्ड प्रथम द्वारा 1295 ईस्वी में एक मॉडल पार्लियामेंट बुलाई गई, आदर्श संसद बुलाई गई। उस आदर्श संसद में हम देखें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। जैसे हम देखें विभिन्न चर्चों के बिशपों को बुलाया गया, या विभिन्न नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जमींदारों को बुलाया गया, या विभिन्न जो शहर हैं, नगर पालिकाएं हैं, शहर हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। तो ये सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। अब ये प्रतिनिधि जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट तौर पर 2 भागों में बट गए। कौन कौन से 2 भागों में बट गए साहब? जो पादरी और ब्रिटिश चर्चों के जो पादरी हैं, ईसाई ब्रिटिश चर्च जो थी उनके जो पादरी हैं, और हम देखें कि जो अर्ल हैं, राजवंश के जो प्रतिनिधि हैं, तो और हम देखें बड़े जमींदार हैं, उन्होंने अपने आप को अलग
समझा और सामान्य नगरों के जो सामान्य प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने आप को अलग वर्ग में समझा। तो इस तरह से इनके बीच में स्पष्ट तौर पर दो वर्गों में विभाजन हो गया और ये दोनों वर्ग दो अलग अलग सदनों में विभाजित हो गए और इसी आधार पर ब्रिटेन में परंपरा बनी कि संसद के दो सदन हो गए। ये दो सदन, प्रथम उच्च सदन के तौर पर हम देख रहे हैं किसको, लॉर्ड सभा को, और द्वितीय सदन के तौर पर हम देख रहे हैं, निम्न सदन के तौर पर हम देख रहे हैं किसको, हाउस ऑफ कॉमन्स को, जिसे लोक सदन भी कह रहे हैं। तो इस तरह से दो सदन विकसित हुए। शुरुआती समय में लॉर्ड सभा अत्यधिक शक्तिशाली हुआ करती थी, परंतु हम देखें कि समय के पश्चात कुछ संशोधन हुए, कुछ सुधार हुए और जनता के प्रतिनिधि किसमें बैठते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो लॉर्ड सभा की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होती गई और ये लॉर्ड सभा की शक्तियां लॉर्ड सभा के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चली गई, हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में चली गई। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है, अर्थात संसदीय संप्रभुता हमें देखने को मिलती है, संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है। तो किस प्रकार ब्रिटेन की संसद अपनी सर्वोच्चता का प्रयोग करती है, तो आपको यहाँ जानने की जरूरत है कि ब्रिटेन की इस संसदीय सर्वोच्चता का वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग लोक सदन के द्वारा किया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा किया जाता है। क्योंकि लॉर्ड सभा की शक्तियां बड़ी छीन हैं, इसकी शक्तियां बड़ी कम हो गई हैं, इसके पास वास्तविक रूप में कोई शक्तियां नहीं हैं और संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि लॉर्ड सभा दुनिया का सबसे कमजोर, दुनिया का द मोस्ट वीकेस्ट हाउस ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश लॉर्ड सभा, अर्थात ब्रिटेन की लॉर्ड सभा दुनिया का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है। इतनी कम शक्तियां किसी के पास नहीं है, सबसे कम शक्तियां ब्रिटिश लॉर्ड सभा के पास हैं। तो हम देखें कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है, ये लॉर्ड सभा बेसिकली किसका विकसित रूप है, ये ब्रिटेन की लॉर्ड सभा एक संस्था बनी साहब शुरुआती दौर में मैग्नम कॉल्सियम, राजा ने अपने सलाहकारों को बुला करके एक संस्था बनाई मैग्नम कॉल्सियम, और ये मैग्नम कॉल्सियम जो है बाद में किसके रूप में सामने आई, लॉर्ड सभा के रूप में सामने आई। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कह रहे हैं कि समाज के उच्च वर्गों के प्रतिनिधि परंपरा के अनुसार जो बिशप हैं, पादरी हैं, जमींदार हैं, संपत्तिशाली वर्ग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो इस सदन के सदस्य हुआ करते थे। तो उन एक परंपरा के आधार पर इसका नाम पड़ गया अपर हाउस है। परंतु हम देखें कि यह एक स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भंग नहीं होता। और दूसरी बात, इसके सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित भी नहीं होते, अर्थात इसके सदस्य नियुक्त होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। तो लगभग सदस्य संख्या क्या है इसकी, तो देखिए इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात इसकी सदस्य संख्या कम ज्यादा होती रहती है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इसकी सदस्य संख्या 800 के लगभग है। इसमें अलग अलग प्रकार के लॉर्ड्स नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के लॉर्ड्स नियुक्त किए जाते हैं, पहली श्रेणी में हम देखें राजवंश, जो ब्रिटिश राजवंश है, उस राजवंश के जो राजकुमार हैं या अन्य परिवार के सदस्य हैं, उनको सम्मान स्वरूप लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। तो अपन देखें वो राजवंश के जो सदस्य होते हैं उनको लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर दी जाती है, तो उनको भी किसका सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है, लॉर्ड सभा का। इसके अलावा हम देखें आनुवांशिक पीयर, आनुवांशिक पीयर की अनुवंश जो जिनके पिता, जिनके पूर्वज लॉर्ड सभा के सदस्य थे, तो उनका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र स्वतः ही किसका सदस्य नियुक्ति हो जाएगा, लॉर्ड सभा का। तो अनुवांशिक पीयर लॉर्ड भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा देखें आजीवन पीयर। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में ये व्यवस्था है कि ब्रिटिश समाज के जो बड़े वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, उद्योगपति हैं, या जिन्होंने समाज के विकास में अपना प्रतिभा से अद्वितीय योगदान दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान के लिए किसकी सदस्यता प्रदान की जाती है, लॉर्ड सभा को आजीवन, अर्थात जब तक वो जीवित हैं तब तक वो किसके सदस्य के रूप में काम करते हैं, लॉर्ड सभा के सदस्य के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट द्वारा इस प्रकार के लॉर्ड्स नियुक्त किए जाते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड्स, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लॉर्ड्स, अर्थात ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी चर्च हैं, उन चर्चों के जो बड़े पादरी हैं, उन पादरियों को सम्मान स्वरूप लॉर्ड सभा में क्या नियुक्त किया जाता है, सदस्य नियुक्त किया जाता है। पूरे ब्रिटेन से हम देखें, ब्रिटेन का निर्माण जो है वो 4, इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इन 4 द्वीपों से मिलकर के हुआ है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसे आज हम बोल रहे हैं, इस ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण 4 द्वीपों से मिलकर हुआ है। कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स।
इन 4 में जो बड़ी चर्च जो है, उन चर्चों में हम देखें लगभग 26 के आसपास चर्च बिशप जो हैं वो लॉर्ड सभा में नियुक्त किए जाते हैं, विधि लॉर्ड्स। देखिए परंपरा के अनुसार ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की एक छोटी संस्था जिसे प्रिवी काउंसिल बोल रहे हैं, उस प्रिवी काउंसिल का काम क्या था कि वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती है, कि ब्रिटेन के न्यायालयों की अंतिम अपील जो की जाती थी वो लॉर्ड सभा में प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। इस प्रिवी काउंसिल में 9 कैसे लॉर्ड्स, विधि लॉर्ड्स, 9 लॉ लॉर्ड्स किसके रूप में काम कर रहे हैं, प्रिवी काउंसिल के रूप में काम कर रहे हैं। और ये प्रिवी काउंसिल एक हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट के रूप में काम कर रही है, तो ये 9 लॉर्ड्स अपीलिएट कोर्ट के रूप में काम करते थे। तो इन सबको मिलाकर के लॉर्ड सभा का कंपोजिशन, संरचना हमें देखने को मिलती है, सदस्य संख्या कम ज्यादा होती रही। अब हम देखें कि इस लॉर्ड सभा की जो अध्यक्षता की जाती है, लॉर्ड सभा के जो सेशन चलते हैं, इन सेशनों की अध्यक्षता जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है उस पद का नाम है लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। यह लॉर्ड चांसलर जो है ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, साहब ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है। और इसकी लॉर्ड चांसलर की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा की जाती है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है लॉर्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, लॉर्ड सभा में जो संचालन करना, सेशन जो चलते हैं, सत्र जो चलते हैं, उन सत्रों का संचालन करना, व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये काम लॉर्ड सभा के लॉर्ड चांसलर जो इसका अध्यक्ष है उसके द्वारा किए जाते हैं। और हम देखें कि लॉर्ड सभा जो है, अब लॉर्ड सभा अपने प्रारंभिक समय में बड़ी शक्तिशाली सदन हुआ करता था, परंतु जैसे जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र का विकास हुआ उसी अनुपात में लॉर्ड सभा की शक्तियां जो है वो इसके हाथों से निकल करके किसके हाथों में ट्रांसफर हो गई, किसके हाथों में चली गई, जनता के सदन। और जनता का सदन कौन है, लोक सदन, जिसे हम क्या भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में ये शक्तियां स्थानांतरित हो गई। तो इस प्रकार अपन देखें कि लॉर्ड सभा के पास जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की शक्तियां हैं। किस प्रकार कि कोई भी विधेयक लोक सदन से पारित होने के बाद जब लॉर्ड सभा में लाया जाता है तो विधायी कार्य जो करती है, इस विधेयक को हम देखेंगे लॉर्ड सभा में चर्चा होती है, इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, पर लॉर्ड सभा किसी भी विधेयक को 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं रोक सकती। कोई साधारण विधेयक जो है उस साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा अपने पास मैक्सिमम कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक अपने पास। अगर लोक सदन ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसी विधेयक को लगातार दूसरे सत्र में भी पारित कर दिया तो हम देखें कि लॉर्ड सभा के संशोधनों को या लॉर्ड सभा द्वारा रोके जाने का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ देखें अपन कानून निर्माण में जो शक्ति है वो लॉर्ड सभा की बड़ी हीन है, बड़ी छीन है कि यह 1 वर्ष तक अपने पास रोक सकती है। अगर 1 वर्ष बाद लोक सदन ने उसे पुनः पारित कर दिया तो हम देखें लॉर्ड सभा के रोकने का कोई मतलब नहीं है, उसके संशोधनों का, उसके सुझाव का कोई महत्व, अर्थात वे किसी विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ अपने सुझाव दे सकती है और जिनको मानना अथवा नहीं मानना किसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स की इच्छा। इसी प्रकार अपन देखें वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा की स्थिति और भी कमजोर है, अर्थात कोई भी वित्त विधेयक जो होगा वो हमेशा किस में पेश किया जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किया जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष उसे प्रमाणित करता है कि यह वित्त विधेयक है और लॉर्ड सभा में आने पर लॉर्ड सभा उसके ऊपर विचार करती है और विचार करने के पश्चात अपने सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना नहीं मानना हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में निर्भर है और संशोधन तो कर ही नहीं सकती। किसी प्रकार का वित्त विधेयक में संशोधन लॉर्ड सभा कर ही नहीं सकती और हम देखें अधिकतम 1 माह तक रोके रख सकती है। 1 माह पश्चात स्वतः ही ऑटोमेटिकली किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। तो साधारण विधेयक में 1 वर्ष और वित्त विधेयक में 1 माह को निलंबित कर सकते, 1 माह तक विलंब कर सकती है। इससे ज़्यादा लॉर्ड सभा हम देखें कानून निर्माण में अपना कोई महत्वपूर्ण भूमिका उसके पास नहीं है। तो अपन देखें कार्यपालिका की शक्तियों के रूप में देखें तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल से हम देखें कोई प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव सदैव किस में लाया जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया जाएगा। तो इस मामले में भी हम देखें लॉर्ड सभा के पास कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है। न्यायिक कार्य, अब न्यायिक कार्य में भी हम देखें कि हाँ प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, उस प्रिवी काउंसिल में अपन देखें कि न्यायिक कार्य के रूप में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा काम करती थी प्रिवी काउंसिल के रूप में। परंतु ब्रिटेन में 2009 में
ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन किया और उस संशोधन के परिणाम स्वरूप हम देखें कि ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था और अलग से पृथक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। तो जो न्यायिक कार्य जो हुआ करते थे प्रिवी काउंसिल के रूप में, जो लॉर्ड्स किया करते थे, वो कार्य भी अब लॉर्ड सभा के हाथों से निकल करके सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। तो न्यायिक कार्यों में भी इसकी भूमिका बड़ी क्षीण हो गई है। अब हम देखें कि यह एक औपचारिक सदन मात्र है, अर्थात यह कि ब्रिटिश परंपराओं का निर्वहन करने वाला सदन मात्र है और हम देखें कि इसके पास कोई कार्य नहीं है इतना महत्वपूर्ण। तो इसकी इस भूमिका को देख करके कई संवैधानिक विशेषज्ञ अपनी राय जाहिर करते हैं कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा जो है वह एक कैसा सदन है साहब, यह एक अप्रजातांत्रिक सदन है, अर्थात इसमें हमें क्या देखने को नहीं मिलता, लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति किसके आधार पर, आनुवंशिक आधार पर की जाती है, न कि किसी निर्वाचन के आधार पर। दूसरा हम देखें कि इसकी सदस्य संख्या जो है वो 800 के आसपास है। इन 800 के सदस्य संख्या लगभग अपन देखें जब इसके अधिवेशन होते हैं तो अधिवेशनों में हम देखें कोरम के रूप में ये जरूरी है कि न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। देखो 800 सदस्य है, सदन में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कोई कार्य करने के लिए कितनी निर्धारित की गई है, मात्र 3 सदस्य, और विधायी कार्य करने के लिए, कोई विधेयक पारित करने के लिए मात्र 30 सदस्य, 800 में से 30 सदस्य। तो ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात जो लोक सभा के सदस्य हैं वो लोक सभा के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है, अर्थात वो लोक सभा की बैठकों में नियमित रूप से नहीं आते, उपस्थित नहीं होते। और हम देखें कि आनुवांशिक सदस्य जो हैं वो बेसिकली लोक सभा की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार अपन देखें, इसके अलावा यह लोक सभा जो है समाज के आज बड़े उद्योगपति या संपत्तिशाली वर्गों के हितों की बात करने वाली संस्था है, अर्थात सामाजिक सुधार के लिए या आर्थिक सुधार के लिए जो विधेयक लाए जाते हैं, ब्रिटिश मध्यम वर्ग के हितों के ऊपर संवर्धन के लिए विधेयक जो लाए जाते हैं, उन विधेयकों का सामान्यतः लॉर्ड सभा द्वारा विरोध किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा के बारे में कहा जाता है कि संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करती है। सदस्यों की दायित्वहीनता कि इसके अधिवेशनों में हम देखें कोरम पूर्ति संख्या बहुत कम है और इसके सदस्य जो हैं इसके अधिवेशनों में प्राय अनुपस्थित रहते हैं, भाग नहीं लेते। कार्यों का दोहराव होता है कि जो कार्य किसने कर दिया पहले, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, उसी कार्य को दोबारा रिपीटिशन कौन कर रहा है, लॉर्ड सभा कर रही है। तो इन आरोपों के साथ साथ हम देखें इसकी कम महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कहा जाता है कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा जो है वो दुनिया का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है। द मोस्ट वीकेस्ट हाउस ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश लॉर्ड सभा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा दुनिया का सबसे कमजोर द्वितीय सदन क्यों माना जाता है, कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है साहब, इसकी संरचना बतानी है, इसकी भूमिका, इसके कार्य बताने हैं, इसकी कमियां बतानी हैं और इन आधार पर आपको ये बताना है कि इस कारण से ब्रिटिश लॉर्ड सभा को सबसे दुनिया का कमजोर शक्तिशाली सबसे कमजोर सदन माना जाता है। इसमें सुधार की बात उठती है और देखिए इसकी एक कमजोर स्थिति क्यों हुई। इस कमजोर स्थिति को समय समय पर कई सारे संसदीय अधिनियमों द्वारा हम देखें कि इनकी भूमिका को सीमित किया गया और इस भूमिका को सीमित करने में हम देखें 2 एक्ट आए साहब, सुधार के लिए 2 एक्ट लाए गए। 1911 में संसदीय अधिनियम लाया गया और इस संसदीय अधिनियम के माध्यम से तय कर दिया गया कि किसी भी साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा अधिकतम 2 वर्ष तक रोक सकती हैं और इस समय को तो 1949 के अधिनियम के माध्यम से घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया। और वित्तीय विधेयक को कितना कर दिया गया, 1 माह रोकने का काम कर सकती है। तो इस प्रकार अपन देखें लॉर्ड सभा के पास अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इसी कारण से इस लॉर्ड सभा को दुनिया का सबसे कमजोर सदन कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो व्यवहारिक तौर पर हमारा जो तात्पर्य होता है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, पर वो सर्वोच्चता हम देखें कि व्यवहारिक तौर पर उसका प्रयोग कौन करता है, ब्रिटेन में निम्न सदन लोअर हाउस करता है, जिसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, अर्थात लोक सदन, जनता का सदन। और देखिए इसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसी कारण लोकतंत्र में अपन देखें जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अर्थात जनता ने अपनी शक्तियां अपने प्रतिनिधियों को सौंपी और इन्हीं प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण हुआ
और वो सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। तो लोकतांत्रिक स्वरूप वाला जो संगठन जो सदन है वो कौन सा है, जनता के प्रतिनिधियों का जो सदन है, वो जनता का सदन जो है वो कौन है, तो वित्त के क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में, कार्यपालिका के नियंत्रण के क्षेत्र में जो शक्तिशाली महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसके पास है, लोक सदन के पास है। लोक सदन जनता का सदन है, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात पूरे ब्रिटेन को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और पूरे ब्रिटेन से हम देखें 650 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। सामान्यतः लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु समय से पहले इसे भंग किया जा सकता है, नए आम चुनाव कराए जा सकते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, परंतु हम देखें कि इसके अविश्वास प्रस्ताव से इसके समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। इस लोक सदन संसदीय सर्वोच्चता का जब व्यवहारिक तौर पर प्रयोग कौन कर रहा है, लोक सदन इसका प्रयोग कर रहा है। हम देखें कि इस लोक सदन में एक महत्वपूर्ण पद है साहब ब्रिटेन में, स्पीकर का पद, अध्यक्ष का पद। अब देखें कहने को तो स्पीक मतलब बोलने वाला अर्थात ज़्यादा बोलने वाला, परंतु ब्रिटेन में जो अध्यक्ष है सदन का, लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे बोलने का बहुत कम काम होता है। परंतु हम देखें कि यह अध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष ब्रिटेन में काफ़ी प्रभावशाली है। लोक सदन का जो अध्यक्ष है, हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसका काम क्या है साहब, इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो ब्रिटेन में ये स्पीकर का जो पद है वह भी पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है। अर्थात ब्रिटिश संसदीय परंपरा इस प्रकार विकसित हुई कि लोक सदन का जो अध्यक्ष होना चाहिए वह निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, अर्थात किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन का संचालन करना, सदन में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, विधेयकों को रखवाना, पारित करवाना, उनमें जो वोटिंग होती है विधेयकों के ऊपर उसके निर्णय की घोषणा करना, अगर कोई सदस्य जो है, एमपी जो है, अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ये सब काम किसके हैं, विधेयक के स्पीकर के काम है। जो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, उसके द्वारा एक उसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष भी होता है। तो इस प्रकार अपन देखेंगे लोक सदन का अध्यक्ष जो है उसके बारे में एक परंपरा है साहब, एक बार अध्यक्ष हमेशा के लिए, वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ये क्या है, अभी समय यह परंपरा इस प्रकार है कि ब्रिटेन में अध्यक्ष पद पर बैठने वाला व्यक्ति से अपेक्षा होती है कि वह निष्पक्ष रहे और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के प्रति उसकी जो दृष्टिकोण है वो समान रहे। तो उसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने से पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपने हम देखें कि राजनीतिक दल से उसे त्याग पत्र देना होता है, सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग करना होता है। अब ऐसी स्थिति में उसका फिर राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा, जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देगा तो अगले आम चुनावों में उसे कौन टिकट देगा। तो हम देखें कि जो व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रहना चाहता है और अगली बार में वो अध्यक्ष बनना चाहता है, तो विपक्षी पार्टियां उसके निर्वाचन के समय, जब आम चुनाव होते हैं तो उसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विपक्षी पार्टियां उसके प्रतिद्वंदी के रूप में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करती और अध्यक्ष पद पर खड़ा बैठने वाला व्यक्ति जो है वो आसानी से निर्विरोध क्या निर्वाचित हो जाता है, सांसद, लोक सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है। तो उसके लिए राजनीतिक दांवपेच भी करना जरूरी नहीं है और वह सक्रिय राजनीति से दूर भी रहता है और इस प्रकार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता बनी रहती है। बड़े सम्मान का पद है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में, स्पीकर का जो पद है बड़े सम्मान का पद है। कई औपचारिक अवसरों पर हम देखें कि सदन की जो प्रतिनिधित्व करता है, लोक सदन का प्रतिनिधित्व जो करता है, और हम देखें प्रोटोकॉल के हिसाब से भी इसका जो स्थान है बड़ा उच्च है। तो इस प्रकार अपन देखें कि ब्रिटेन में जो स्पीकर है वह स्पीकर लोक सदन की अध्यक्षता करता है, सदन का संचालन करता है, विधेयकों को हम देखें पारित करवाता है। और इसके बारे में कि एक बार अध्यक्ष हमेशा के अध्यक्ष, यह परंपरा बड़ी मजबूती के साथ ब्रिटेन में आज भी फॉलो की जा रही है। ब्रिटेन में जो लोक सदन है उसकी कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में संसद जो लोक सदन है उस लोक सदन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है, पहला काम विधि निर्माण का काम, विधायी कार्य। विधि निर्माण की जो विधेयक हैं जिनके ऊपर कानून बनाए जाने हैं, सत्ता पक्ष द्वारा सरकारी विधेयक जो हैं वो महत्वपूर्ण विधेयक हमेशा किस में रखे जाएंगे, लोक सदन में रखे जाएंगे। लोक सदन उनके ऊपर विचार करता है और विचार करने के पश्चात किसको भेजता है, लॉर्ड सभा को भेजता है। लॉर्ड सदन भी उसके ऊपर विचार करता है और अपने कुछ संशोधन अथवा सुझाव हैं तो उनको
हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इच्छा है कि उनको माने अथवा नहीं माने। और हम देखें कि 1 वर्ष तक लॉर्ड सदन अपने पास उसको रोक सकता है। 1 वर्ष पश्चात अगर हाउस ऑफ कॉमन्स ने दोबारा उसको पुनः पारित कर दिया तो वो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोक सदन द्वारा उसे पारित किया गया था। तो इस प्रकार अपन देखें कि सम्राट की अनुमति के मिलने के पश्चात में विधेयक कानून बन जाता है। तो इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटेन की संसद के बारे में संसदीय सर्वोच्चता की सिद्धांत की बात की जाती है और इस संसदीय सर्वोच्चता को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत से किसी भी विषय पर कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है और उसी साधारण बहुमत से संविधान में, कानूनों में, पहले के कानूनों में कोई भी संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखें कि यह ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता जो है व्यवहारिक तौर पर किसकी सर्वोच्चता है, वह लोक सदन की सर्वोच्चता है। और लोक सदन की सर्वोच्चता कि लोक सदन ने कोई विधेयक पारित कर दिया, वो विधेयक उसी रूप में हम देखें लॉर्ड सभा को भी मानना पड़ता है और उसी विधेयक को अनुमति कौन प्रदान कर देता है, सम्राट अनुमति प्रदान कर देता है। इसी कारण ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता सैद्धांतिक तौर पर, आदर्श तौर पर तो हमें दिखाई देती है, परंतु वैवाहिक तौर पर स्थिति थोड़ी इससे भिन्न है। किस प्रकार है, देखिए संसदीय सर्वोच्चता के ऊपर कुछ नियंत्रण भी है साहब। सबसे बड़ा नियंत्रण है जनमत का नियंत्रण, अर्थात ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगी जो जन भावनाओं के प्रतिकूल है। तो संसद के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया, जनमत का। नैतिक कानूनों का, नैतिकता का नियंत्रण है या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जो ब्रिटेन ने किए हुए हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को मानना भी ब्रिटेन की बाध्यता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि यहाँ ब्रिटेन संसद व्यवहारिक तौर पर जनमत का सम्मान करती है। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी कार्य, ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके पास कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण कार्य है कि मंत्रिमंडल का निर्माण भी लोक सदन के सदस्यों में से बहुमत दल में से किया जाता है। तो बहुमत दल जो है वो बहुमत दल मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण का कार्य भी करता है। वो नियंत्रण किस प्रकार से करता है, प्रश्न पूछ करके, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण जो है नियंत्रण वो है अविश्वास प्रस्ताव। अगर ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपनी मनमानी करे तो ब्रिटेन की हम देखें कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे अपने पद से हटा सकता है। तो कार्यपालिका की जो नीतियां हैं वो नीतियां सदन के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, जनहित में काम करे, जनमत का सम्मान करे, सदन के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। तो इस प्रकार हम देखें कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखने में इस लोक सदन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अपन देखें वित्तीय कार्य अर्थात बजट जो पास किया जाता है, तो बजट पास किया जाता है तो बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जो वित्त विधेयक होगा वो सबसे पहले किस में पेश किया जाएगा, लोक सदन में पेश किया जाएगा। लॉर्ड सभा में कभी भी वित्त विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाता और कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं इसको प्रमाणित किया जाता है। और ये प्रमाणित करने का काम कौन करता है, लोक सदन का अध्यक्ष स्पीकर उस विधेयक को प्रमाणित करता है कि यह कैसा विधेयक है, वित्त विधेयक है। और वित्त विधेयक लोक सदन में रखा जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं अर्थात, और जिस रूप में लोक सदन बजट को पारित करता है, वित्त विधेयक को पारित करता है, उस लगभग उसी रूप में हम देखें किसके द्वारा, लॉर्ड सभा द्वारा भी उसको पारित, क्योंकि लॉर्ड सभा के पास सिर्फ इतनी सी शक्ति है कि वह वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, मात्र 1 माह तक। और लॉर्ड सभा ने जो संशोधन दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उनको मानना या नहीं मानना किसकी ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लोक सदन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी हमें सर्वोच्चता दिखाई दे रही है, उच्च स्थिति जो दिखाई दे रही है, महत्वपूर्ण स्थिति जो दिखाई दे रही है, वो किसकी दिखाई दे रही है, लोक सदन की महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रजातंत्र की रक्षा करता है लोक सदन में जनमत से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और विपक्ष जो होता है वह विपक्ष सरकार मंत्रिमंडल के कार्यों के ऊपर निरंतर नजर रखता है और सरकार की ऐसी नीतियों की आलोचना करता है, जनता के सामने विकल्प पेश करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्रश्न इसमें उठाए जाते हैं, उनके ऊपर गंभीर चर्चाएं की जाती हैं। तो इस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला जो सदन है उस सदन भी किसको माना जाता है, निम्न सदन को माना जाता है। और इतनी व्यापक भूमिका के कारण ब्रिटेन के निम्न सदन को अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स को दुनिया का सबसे शक्तिशाली निम्न सदन भी कहा जाता है। द मोस्ट पावरफुल चैम्बर
द मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे शक्तिशाली निम्न सदन अगर कोई है तो वो कौन है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हम देखें कि ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या शक्तियां हैं जो इसे इतना सुपर पावर बनाती हैं, इसे शक्तिशाली बनाती हैं। तो साहब 3-4 चीजें हैं। सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो 3-4 चीजें हैं। वो 3-4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो साहब ब्रिटेन में राजा जो है, अर्थात कोई विधेयक पारित होकर किसके पास जाएगा? राजा के पास। राजा के पास वीटो पावर नहीं है। पिछले 400 सालों का इतिहास उठाकर हम देखें तो 400 सालों में संसद द्वारा जो विधेयक पारित कर दिए गए, उन विधेयकों को राजा ने सदैव अपनी क्या प्रदान की है? सहमति प्रदान की है। कभी किसका प्रयोग नहीं किया? वीटो का प्रयोग नहीं किया। तो संसद जो भी कानून पारित करेगी, तो कई बार मजाक में ये भी कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश संसद राजा को डेथ वारंट को पास करके भेज दे तो राजा को उसके ऊपर भी अपनी क्या देनी होगी? सहमति देनी होगी। तो इस प्रकार राजा के पास वीटो पावर नहीं है। दूसरा बात हम देखें कि साहब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि ये कमजोर है। कौन कमजोर है? लॉर्ड सभा कमजोर है। लॉर्ड सभा के पास कोई ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं है। सारी शक्तियां किसके हाथों में है? लोक सदन के हाथों में है। और तीसरी बात हम देखें कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कि न्यायालय द्वारा संसद के कानूनों की समीक्षा की जाती है। अब ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है तो ब्रिटिश कोर्ट्स जो है, ब्रिटिश न्यायालय जो है, संसद द्वारा पारित किए हुए कानूनों की समीक्षा नहीं करती। तो ब्रिटिश संसद हम देखें सभी कानूनों को पारित कर देती है, वो कानून आसानी से पारित हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखें ब्रिटेन का संविधान बड़ा लचीला संविधान है। द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे लचीला संविधान जो माना जाता है, सबसे लचीला, वह किसको माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है और यह इसलिए कहा जाता है कि साहब ब्रिटेन की संसद अपने साधारण बहुमत से किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। देखिए, संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है बाकी और दुनिया के देशों में, परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संशोधन करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, आधे सदस्यों का समर्थन चाहिए और कानून में, संविधान में आसानी से क्या हो जाता है? संशोधन हो जाता है। तो ये सब कार्यों की वजह से हम कह रहे हैं कि ब्रिटिश का हाउस ऑफ जो कॉमन्स है बड़ा शक्तिशाली है, परंतु व्यवहार में स्थिति थोड़ी भिन्न है। व्यवहार में हम देखें कि लोक सदन को जनमत का सम्मान करना होता है। और सबसे बड़ी बात हम देखें कि ब्रिटिश जो संसदीय सर्वोच्चता की हम बात कर रहे हैं, उस ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का व्यवहारिक अर्थों में प्रयोग जो करता है वो कौन करता है? हाउस ऑफ कॉमन्स करता है। परंतु इस संसदीय सर्वोच्चता का वास्तविक अर्थों में जो प्रयोग करता है वो हम देखें कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल किस प्रकार कर रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल कौन होता है? मंत्रिमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहुमत दल होता है उसको मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो उस बहुमत दल के ऊपर किसका नियंत्रण है? मंत्रिमंडल का, क्योंकि विश्वास मत इसे हासिल है। और ब्रिटेन में पार्टी डिसिप्लिन, दलीय अनुशासन हमें बड़े श्रेष्ठ रूप में पाया जाता है। तो इसी दलीय अनुशासन के आधार पर ब्रिटेन में मंत्रिमंडल लोक सदन में अपना विश्वास मत बनाए रखते हैं और सदन का नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ब्रिटेन में जो संसदीय सर्वोच्चता है वह संसदीय सर्वोच्चता व्यवहारिक तौर पर हमें क्या दिखाई देती है? वह मंत्रिमंडल का नियंत्रण या मंत्रिमंडल का नेतृत्व दिखाई देता है। तो लोक सदन अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी किसका नियंत्रण है? मंत्रिमंडल का नियंत्रण है। और मंत्रिमंडल के विरुद्ध आसानी से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। तो वास्तविक रूप में व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर तो ये स्थिति है, पर व्यवहारिक तौर पर हम देखें कि इस लोक सदन का नियंत्रण जो है, नेतृत्व जो है, वो किसके हाथों में है? मंत्रिमंडल के हाथों में है। तो अब अपन देखें कि ये लोक सदन जो है, इस लोक सदन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं और उनको ऊपर अपन चर्चा करें। तो अपन देखें कि साहब एक स्पीकर का पद होता है। इस स्पीकर को हम देखें सदन के सदस्य जो हैं वो निर्वाचित करते हैं, सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं, परंतु इसमें ये परंपरा है कि विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और सत्ता पक्ष उससे सहमत होता है। और जो व्यक्ति स्पीकर होता है वो स्पीकर अपनी अपॉइंट होने से पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है और हम देखें ये तब तक अपने पद पर कार्य करता है जब तक कि अगले जो आम चुनाव, नए सदन जो बनता है लोक सदन, उसके स्पीकर के आने से पहले। और ब्रिटेन में ये परंपरा है कि जो एक बार व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है वो लगभग जब तक चाहे वो अपने पद पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उसकी जो राजनीतिक निष्पक्षता है, उस राजनीतिक निष्पक्षता का सभी लोग सम्मान करते हैं, उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार अपन देखें कि ब्रिटेन में स्पीकर जो है सदन का संचालन करता है।
सदन में जो कार्य है उसको नियंत्रित व्यवस्थित करता है। इसके अलावा हम देखें कि जो सदन में जो वोटिंग होती है उनके निर्णयों की घोषणा करता है। अगर कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार मतलब या तो सांसदों के विशेषाधिकार है, उनके भाषण की स्वतंत्रता है, उन्हें गिरफ्तारी से निरोध है, और हम देखें कि जो चुनावों में जो डिसीजन है, चुनावों में जो अवैध साधनों का प्रयोग लिया गया है उनके निर्णय की घोषणा भी स्पीकर करता है, उन मामलों का देखरेख भी स्पीकर करता है। तो यहाँ भी अपन देखें स्पीकर अपनी न्यायिक कार्यों का प्रयोग कर रहा है, तो स्पीकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अपन देखें दलीय सचेतक पार्टी विहिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद है संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने में, कि दोनों पार्टियों में सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष, सत्ता पक्ष का जो विहिप होता है वह एक औपचारिक पद है और इसे इस कार्य के लिए वेतन भी मिलता है। और अपन देखें कि इसका काम क्या है, इसका काम यह है सरकार का जो मैसेज है, सरकार की जो सूचनाएं हैं, सरकार के जो आदेश हैं, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के जो आदेश हैं, उनको हम देखें सत्ता दल के सदस्यों तक पहुंचाना और सत्ता दल के सदस्यों को निर्धारित करना कि वह जो मतदान करेंगे या जो निर्णय करेंगे या जो आचरण करेंगे वो पार्टी के निर्णय के अनुसार करेंगे, पार्टी के निर्णय का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो पार्टी के सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करना, पार्टी के पक्ष में मतदान सुनिश्चित करना, यह सब जिम्मेदारी किसकी है? दलीय सचेतक की है। अगर कोई दलीय सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस एमपी के अगेंस्ट, उस सांसद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और कई बार उसे पार्टी से भी क्या कर दिया जाता है, अगर उल्लंघन करने पर, बार बार उल्लंघन करने पर, बार बार चेतावनी देने पर उसे पार्टी से भी क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो दलीय सचेतक जो है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, विपक्ष का भी अपना एक क्या होता है, पार्टी विहिप होता है, वह विपक्ष के सदस्यों को एकजुट बनाए रखता है, सरकार के विरुद्ध एकजुट बनाए रखने का काम विपक्षी दल का पार्टी विहिप करता है। इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कार्यभार बहुत है और ये कार्यभार किसके पास ज़्यादा है? हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत ज़्यादा है और इसके पास सबसे बड़ा काम है कानूनों का निर्माण करना। अब कानूनों का निर्माण जब लोक सदन चलता है तो उस समय बड़ा ही राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, बड़ा हो हल्ला होता है, उत्तेजना का, राजनीतिक उत्तेजना का वातावरण होता है। तो उस समय गंभीरतापूर्वक कानून निर्माण का कार्य नहीं हो पाता। तो ये कानून निर्माण का काम वास्तव में लोक सदन में ना होकर के कहाँ होता है? सब समितियों में होता है। तो लोक सदन की कुछ समितियां होती हैं, ये समितियां जो होती हैं इसमें बड़ा शांत वातावरण रहता है। समितियों के सदस्य बड़े विशेषज्ञ होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर कानून के प्रत्येक पहलू के ऊपर विचार करते हैं और उसके उपरांत अपनी जो रिपोर्ट है वो सदन को सौंपते हैं और सदन उस रिपोर्ट के आधार पर अपना कानून निर्माण का काम करता है। तो समिति प्रणाली ब्रिटिश में हम देखें कि साहब कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ प्रवर समितियां होती हैं, कुछ चयन समितियां होती हैं, कुछ सत्रीय समितियां होती हैं। देखिए स्थायी समितियां जो स्थायी रूप से काम करती है, जैसे एक समिति है साहब संपूर्ण सदन की समिति, संपूर्ण सदन के सदस्य उसमें सदस्य होते हैं और इसका एक स्पीकर के अलावा इसका एक अध्यक्ष होता है और उसकी अध्यक्षता में वो संपूर्ण सदन की समिति कार्य करती है। इसके अलावा हम देखें प्रवर समितियां कि किसी विशेष विषय को लेकर के ये प्रवर समितियां बनाई जाती हैं। कुछ विशेषज्ञ क्षेत्र जो हैं किसी संबंधी मामलों के लिए, शिक्षा संबंधी मामलों के लिए, चिकित्सा संबंधी मामलों के लिए, विदेश संबंध, तो इस प्रकार अपन देखें कि इस प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं और इससे संबंधित विधेयक जो हैं उन समितियों के पास पहुंचाए जाते हैं। 15-20 सदस्य इन समितियों के होते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति भी हम देखें किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा एक चयन समिति होती है और उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों को उसमें सदस्य नियुक्त किया जाता है और सत्र 1 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है और हम देखें कि ये अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार समिति प्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून निर्माण के तौर की भूमिका में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इस समिति प्रणाली को दुनिया के दूसरे देशों द्वारा भी इस संसदीय प्रणाली के साथ साथ अपने यहाँ स्वीकार किया गया है। कई बार ब्रिटेन में जब संसद में वाद विवाद बहुत लंबे चलते हैं और वाद विवाद लंबे चलने के कारण हम देखें कि साहब विधेयक समय से पारित नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कुछ परंपराएं विकसित हुई। उन परंपराओं के माध्यम से ब्रिटेन में वाद विवाद को नियंत्रित किया गया। अर्थात कई सांसद होते हैं कि साहब उस वाद विवाद को लंबे खींचते जाते हैं, प्रश्न पूछते जाते हैं, चर्चाएं करते जाते हैं, तो वास्तविक काम जो है कानून पारित करने का वो नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में सदन का जो अध्यक्ष है उसके पास कुछ साधन है, उन साधनों का प्रयोग करते हुए वह वाद विवाद को सीमित कर सकता है। और वो कौन कौन से साधन काम में लेता है? एक तो तरीका ऐसा उसके पास समापन तरीका ये है कि वह किसी भी विधेयक के लिए समय निर्धारित कर देता है, टाइम
चर्चा शुरू होने से पहले ही क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि इतने समय के भीतर भीतर इस पर चर्चा करनी है, इसमें संशोधन करने हैं और इसको पारित भी करना है। तो इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सांसद जो है वो अपना आचरण करते हैं और बड़ी आसानी से तय समय में वो कानून क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। दूसरा तरीका है साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन आप देखें, कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू पद्धति भी कहते हैं इसे, कि उछल उछल कर, अर्थात किसी भी विधेयक के संपूर्ण धाराओं के ऊपर चर्चा नहीं की जाती, अपितु उसके महत्वपूर्ण अंशों पर, उसके महत्वपूर्ण पक्षों पर, उसके महत्वपूर्ण भागों पर ही क्या की जाती है, चर्चा की जाती है और उन्हीं पर ही वोटिंग की जाती है, उन्हीं को ही पारित किया जाता है। और हम देखें इससे क्या होता है कि जो काम बड़े लंबे समय में पूरा होता है उस काम को कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये समापन, गिलोटिन, कंगारू ये साधन काम में ले जाते हैं विधायी कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए, निर्धारित पूरा करने के लिए। इसके अलावा ब्रिटेन में एक पद है लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी दल का नेता। लीडर ऑफ अपोजिशन ब्रिटेन में एक मान्यता प्राप्त पद है, अर्थात क्राउन का अपोजिशन होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री एक पद है, उसी तरह ब्रिटेन में विरोधी दल का जो नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है, और विपक्ष का नेता हम देखें बड़ी महत्वपूर्ण इसकी स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसे भी सम्मान प्राप्त होता है और जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों का विरोध करना, उनके स्थान पर वैकल्पिक नीतियां पेश करना, जनता की जो समस्याएं हैं या जनमत की जो भावना है उनको सरकार तक पहुंचाना, और हम देखें कि सरकार के कार्यों के ऊपर नजर रखना, सरकार को उत्तरदायी बनाए रखना, निरंतर प्रश्न पूछ करके या निंदा प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव ला करके, और अगर सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा भी पेश किया जाता है। और ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को सम्मान का पद भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह भविष्य का आने वाला प्रधानमंत्री के तौर पर इसे देखा जाता है। तो विपक्ष का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही सत्ता पक्ष का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के लिए सदन में सत्ता पक्ष का भी एक नेता नियुक्त करता है, वह सत्ता पक्ष के कार्यों के लिए नियंत्रण, समन्वय बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा अपन देखें कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कानून निर्माण के लिए सबसे पहले दो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक हमेशा किसके द्वारा लाए जाते हैं? सत्ता पक्ष, सरकार द्वारा लाए जाते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा लाए जाते हैं। और गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट बिल जिनको हम बोलते हैं, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाए जाते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष द्वारा जो सरकारी विधेयक लाए जाते हैं वो सदैव किसमें महत्वपूर्ण विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में जब विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक के नाम, टाइटल बताया जाता है, उसके महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विधेयक का प्रथम वाचन। प्रथम वाचन होने के पश्चात हम देखें उस विधेयक को समितियों को सौंप दिया जाता है। अध्यक्ष जो है उस विधेयक को संबंधित समिति को सौंप देता है। समिति उस विधेयक की प्रत्येक धारा के ऊपर, प्रत्येक भाग के ऊपर गंभीरता से अपनी चर्चा करती है। समितियों का बड़ा शांत वातावरण रहता है। सदस्य जो अनुभवी होते हैं संबंधित क्षेत्र के, वो प्रत्येक धारा के ऊपर चर्चा करते हैं। और हम देखें कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? सदन के अध्यक्ष को। सदन का अध्यक्ष उस रिपोर्ट को, समिति की रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत करता है और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होती है। और हम देखें कि रिपोर्ट में जो सुझाए गए प्रावधान हैं, संशोधन है, उनको स्वीकार करना अथवा नहीं करना लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। और हम देखें तीसरे चरण में लोक सदन के सदस्यों द्वारा सदन की प्रत्येक धारा के ऊपर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के उस पर पारित किया जाता है। और जब संपूर्ण विधेयक के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अंततः संपूर्ण विधेयक अपने साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है। तो एक सदन में वो विधेयक पारित हो गया। अब ये विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब दोनों विधेयक हम देखें इस प्रक्रिया द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, तब यह विधेयक अनुमति के लिए किसके पास भेजा जाता है? सम्राट के पास भेजा जाता है। और सम्राट जब इसके ऊपर अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तो वह विधेयक से क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और संसद का सबसे प्राइमरी काम जो है वो क्या करना? कानून निर्माण करना। तो ये कानून निर्माण की ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था को अगर समझते हैं तो इसको आपसे दुनिया भर में जो दूसरे देशों में संसदात्मक शासन प्रणालियां हैं उनको समझने में भी, क्योंकि बेसिक्स जो है, आधारभूत तत्व विशेषताएं जो है वो लगभग संसदात्मक प्रणाली में वही है जो किसके द्वारा अपनाई गई? ब्रिटेन के द्वारा अपनी संसद के निर्माण में। तो इसलिए इसका समझना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बीए सेकंड ईयर का ये प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं जो है, फर्स्ट पेपर जो है, इसमें आज हमने ब्रिटेन के संविधान में संसद के बारे में बात की।
आप इस विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा है उसको आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और महाविद्यालय की जो दूसरी छात्राएं हैं या अन्य स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।